स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम 6/2/2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, पोलियो सूक्ष्मजीवी वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका 5 वर्ष के शिशुओं को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पोलियो के टीके को दवा के खुराक की तरह मुख से पिलाई जाती है। और बच्चों, साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पोलियो के 2 बूंद पिलाई जाती है। इसके अलावा भी हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस अभियान में भारत ने WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके OPV की 2 खुराकें दी जाती है, और यह अभियान सफल सिद्ध हुआ। तो आप लोग का फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ प्रश्न में कि भारत में पोलियो का आरंभ कब हुआ है। तो 1995 ईस्वी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है आप लोग के लिए ये। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट का उद्देश्य क्या है। आप लोग का इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिजियोथेरेपी क्या है। तो फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि जो इलाज करते हैं उनको कहा जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जीवन के सभी चरणों में लोगों को चोट से उबरने, दर्द और जकड़न को कम करने, गतिशीलता और गतिविधि को बढ़ाने और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को शामिल करते हुए कार्य और जीवन की गुणवत्ता को अधिकतम करने में सहायता करते हैं। तो फिजियोथेरेपी यानी कि जब हम लोग अचानक रनिंग करते हैं या तो कोई काम करते हैं, तो किसी काम को करने के दौरान जब हमारे पाँव में अचानक मोच आती है या तो हमारे शरीर के किसी भी भाग में अगर मोच आती है और जिसमें असहनीय दर्द होता है, और उस असहनीय दर्द को जब हमारा ठीक नहीं होता है तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है एग्जाम के लिए, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे कि OPD का क्या कार्य है। तो OPD सेवाओं के कार्य जैसे निवारण, नैदानिक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक है। बाह्य रोगी विभाग अस्पताल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें समुदाय का एक बड़ा वर्ग दौरा करता है। OPD का पूरा नाम भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये क्योंकि ये भी पूछा जाने की संभावना है। इसके अलावा कोरोना वायरस, बच्चों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। तो कोरोना वायरस कोविड-19 2019 है, इसका पूरा नाम होता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथ ही कोरोना वायरस जो है, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो चीन के वुहान शहर से हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चीन के वुहान शहर से हुआ था कोरोना वायरस का शुरुआत। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएँ बन सकती है। वहीं प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। तो बच्चों, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि नियम 2016, इसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है, और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है, जिसमें पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रबंधन और निपटान को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन जो कि 2016 में विशेष तरीके से आने के कारगर साबित हुआ है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या होता है। तो जीव जंतुओं के इलाज के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसे ही हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हेल्थ केयर में काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा संक्रमण क्या होता है। तो बच्चों, सामान्यतः विषाणु के कारण पैदा संक्रमण शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। बहुत कम विषाणु जनित संक्रमणों के होने पर दर्द होता है, जैसे हर्पीज। विषाणु द्वारा उत्पन्न संक्रमणों में खुजली या जलन होती है, और जीवाणु जनित संक्रमण में किसी स्थान पर लाली, गर्मी, सूजन और दर्द होते हैं। तो यह है संक्रमण, और संक्रमण किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि हम संक्रमण से बच सकें। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि नेक्स्ट है कि नेत्र श्लेष्म शोथ मुख्य रूप से खाली स्थान दिया गया है से संबंधित एक संक्रमण है। तो ये किससे संबंधित है। तो ये आँखों से संबंधित है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि नेत्र लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं।
एक उत्तल होता है और एक होता है उत्तल लेंस होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या होता है। तो लाल कूड़ेदान यानी इसे आमतौर पर अस्पतालों में रखा जाता है और बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे निपटना खतरनाक होता है। और इसमें सुई, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, सूती ड्रेसिंग, पॉपकास्ट, उत्तक, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि शामिल होते हैं, जिनका निपटान किया जाना चाहिए और इसका निपटान सावधानी से किया जाना चाहिए। तो ये लाल कूड़ेदान में इस तरह के यानी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको निपटारा किया जाता है। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी से क्या समझते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पूर्व जीव वैज्ञानिक लेंसों का उपयोग करते थे, जो सूक्ष्म वस्तुओं को कुछ हद तक आवर्धित कर सकते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने लेंसों के संयोजन का उपयोग करना शुरू किया, जिससे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। वैसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैकेरियन जॉनसन इसका आविष्कार किया था, जॉनसन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जैकेरियन जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। और सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिससे छोटी से छोटी वस्तुओं का आवर्धित रूप नज़र आता है। और साथ ही आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं या तो फिर जब हमें यानी कि किसी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है, तो जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्कोप या तो सूक्ष्मदर्शी पदार्थ होते हैं, जिससे यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड में जो हमारे बैक्टीरिया या तो जो हमारा बीमारी होता है उनका पता लगाने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जो हमारी नग्न आँखें देख नहीं सकते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्नों को भी हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रश्न है डिप्थीरिया का टीका क्यों लगाया जाता है। तो टीकाकरण क्यों करवाएं, ये भी आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि डीटीपी टीका डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस को रोक सकता है। डिप्थीरिया और पर्टुसिस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, तो इसीलिए यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से बचाव करने के लिए डीटीपी का टीका यानी कि डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण या तो बीमारियाँ उत्पन्न ना हो। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जले हुए पर क्या लगाना चाहिए जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो अफेक्टेड एरिया पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाने से फ़ायदा मिल सकता है। प्रभावित जगह पर मीठा सोडा डालकर रगड़ने से भी फफोले नहीं पड़ते और जलन भी नहीं होती है। आग से जलने पर आलू का इस्तेमाल फ़ायदा आने की पहुंचा सकता है। आलू को काट कर प्रभावित एरिया पर लगाए या इसके गुद्दे या रस को प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं, इससे भी व्यक्ति को यानी कि आराम मिलता है। तो ये सारे यानी कि जो पॉइंट दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख सकते हैं जले हुए, अगर यदि कोई व्यक्ति जले हुए हैं तो उसको इस तरह से यानी कि कुछ हद तक आने के उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा आप सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप लोग एम्बुलेंस को बुलाएं और जल्दी से हॉस्पिटल वगैरह में भी एडमिट करवाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि HIV का मुख्य पहला लक्षण क्या है। तो HIV एक प्रकार का वायरस है जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। यही वायरस आगे चलकर एड्स का कारण बनता है, जिससे बचने का एकमात्र उपाय एड्स के प्रति जागरूक रहना है। इसके सामान्य लक्षण आम फ्लू जैसे होते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, ग्रंथियों में सूजन, ज्वाइंट पेन, थकान इत्यादि। ये सभी क्या है, HIV के मुख्य लक्षण है, यानी कि पहला लक्षण है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, डिप्थीरिया क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो डिप्थीरिया बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, जो अब उन विकसित देशों में बहुत कम मिलता है जहां इम्यूनाइजेशन मौजूद है। विशिष्ट लक्षणों में गले में खराश, बीमार महसूस होना और बुखार, कभी कभी लसिका ग्रंथि में सूजन के साथ गले में परेशानी से भरा ग्रे एस्योडोमेब्रेन बनाना शामिल है। तो ये डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपशिष्ट निर्धारण क्या है। तो खुले में शौच करने की प्रथा के उन्मूलन के पश्चात ग्राम पंचायत की स्वच्छता संबंधी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में अगली प्राथमिकता नियमित रूप से उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट सामग्री का सुरक्षित एवं कारगर ढंग से निस्तारण करना होना चाहिए। ये हमारा अपशिष्ट निर्धारण का तरीका है। तो वैसे भी अभी हमारे यानी कि देश में शौच मुक्त गाँव बहुत सारे बन चुके हैं, और जहाँ जहाँ भी नहीं बने वहाँ भी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसको जल्दी से जल्दी सुधार किया जा सके। शौच मुक्त यानी कि खुले में शौच करने से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती है। इसीलिए सभी घर में शौचालय का यानी कि हमारे सरकार के द्वारा
दिया गया है ताकि लोग अपने घरों में ही शौच करें। इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण में अनेक प्रकार की जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है उनसे बचाव किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अस्पताल चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान कैसे करते हैं। तो अस्पताल से उत्पन्न चिकित्सा कचरे के निपटान के दो समान तरीके में भस्मीकरण या ऑटोक्लेविंग शामिल है। भस्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो चिकित्सा अपशिष्ट को नियंत्रित वातावरण में जलाती है। कुछ अस्पतालों में ऑन साइट भस्मीकरण तकनीक और उपकरण उपलब्ध है और कुछ नहीं है। जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया यानी कि ऑटोक्लेविंग प्रक्रिया नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ पे दोनों आने की शामिल होते हैं, जैसे भस्मीकरण या तो ऑटोक्लेविंग। तो ये हमारा है अस्पताल चिकित्सा अपशिष्ट निपटान करने का तरीका। आप लोग देख सकते हैं दो समान तरीका है। दोनों तरीका क्या है, पहला है भस्मीकरण और दूसरा है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कोरोना संक्रमित कैसे होते हैं। तो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इफेक्टेड करते हैं। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस ये वायरस से फैलने वाला बीमारी है। इसके अलावा कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो चीन से हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चीन से। चीन में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो चीन के वुहान शहर में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वुहान शहर। इसके अलावा इसके बाद भी आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना से बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। तो बहुत ही आसान तरीके हैं। आप लोग कोरोना पीड़ित व्यक्ति से दूर रहें, साथ ही अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोएं और खुले में कभी भी आने की इधर उधर ना घूरें जब तक कि यानी कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति आपके गांव में या तो आपके आसपास इधर उधर घूम रहे हो। तो इन सब तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टीकाकरण क्या है, इसके दो महत्व लिखिए। तो बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफ़ायती तरीकों में से एक टीकाकरण। शिशुओं को जीवित रहने के लिए टीकाकरण जरूरी है। नियमित टीकाकरण को छोड़ने से नवजात के जीवन पर जानलेवा प्रभाव पड़ सकता है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। तो ये रहा हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, और हमने इसे सोल्व किया है। टीकाकरण, इसके अलावा टीका की खोज किसने की है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वायरस से, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, बैक्टीरिया से, इन सभी से फैलने वाली बीमारी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा WHO का पूरा नाम पूछा जा सकता है। WHO का क्या कार्य है ये भी पूछा जा सकता है। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1948 में हुआ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो सदस्य देश है यानी कि WHO में शामिल देश है वो 194 देश है। कितने देश, 194 देश इसमें शामिल है। तो इसके अलावा भी आप लोग कुछ और भी प्रश्न है जिसको आप लोग याद करके जाइएगा, यानी कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आप लोग के लिए उपयोगी साबित हो, और एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, अपने भाई जितने भी लोग हैं सभी के पास वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को वीडियो ये पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते एक और प्रश्न आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने आने के बेड होते हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड, तो 30 से 50 होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, 30 से 50 होते हैं। और इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो जिला अस्पताल होता है वहाँ पे बेड कितना होता है, तो वहाँ पे होता है 1 से 300 के बीच में होता है, 300 के बीच में। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सामान्य पल्स की दर कितनी होती है, तो 60 से 100 होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सामान्य रक्तचाप का जो दर होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 120/80 होता है। इसी तरह आप लोग स्वच्छता यानी कि हाथों की सफाई का कितना देर करना चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड करना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, 20 से 30 सेकंड। तो जो भी प्रश्न यानी कि आप लोग को एग्जाम में बन सकता है, हमने सभी प्रश्नों को हल किए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।